हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन केमिस्ट्री ब्लॉग। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 11 की केमिस्ट्री का यूनिट 3 का नेक्स्ट टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जिसका नाम है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, या इसी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं। चाहे आप आयोनाइजेशन एनर्जी बोल दीजिए, चाहे आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोल दीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी। So what is definition? First of all we see the definition। हम लोग definition को ही देख लेते हैं। definition इसका क्या होगा? तो फ्रेंड्स, definition ये होता है कि energy required to remove electron from valence cell of an isolated gaseous atom is called ionization enthalpy। दिस इज द डिफिनीशन। तो ये आपकी डिफिनीशन हुई। इसका मतलब यह हुआ कि किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से अगर हमको इलेक्ट्रॉन बाहर करना हो तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसी को हम क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी। तो सपोज करिए हमारे पास एक एटम है, ये आपका एटम का न्यूक्लियस है। और कैसा एटम? ये आइसोलेटेड गैसियस एटम है। कैसा एटम है? मैंने आपको बताया कि आइसोलेटेड गैसियस एटम, ये आपका आइसोलेटेड गैसियस एटम है। और ये जो है आपका वैलेंस सेल है, उस एटम का वैलेंस सेल है। इसमें सपोज करिए एक इलेक्ट्रॉन है, और भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? हमको बाहर निकालना है। इस इलेक्ट्रॉन को कहाँ निकालना है? बाहर निकालना है एटम से। तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जब भी हमको किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना होगा, रिमूव करना होगा, उसके लिए हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। हमको एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी। और यही एनर्जी, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी to remove electron from valence cell, that energy is called ionization energy, या इसी को आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। तो इसको हम इस तरह समझ सकते हैं। सपोज करिए m हमारा क्या है? इट इज एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। m आपका क्या है? आइसोलेटेड गैसियस एटम है। इससे हमको एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। तो हमने क्या किया? इसको एनर्जी दिया। तो इस m से 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? रिमूव हो गया। तो m पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। m, ये जो आइसोलेटेड गैसियस एटम था, एटम किस में कन्वर्ट हो गया? आयन में कन्वर्ट हो गया। इसी को बोलते हैं आयनाइजेशन, मींस कन्वर्जन ऑफ एटम इनटू आयन। तो एटम जो आयन में कन्वर्ट हुआ, कैसे हुआ? बाय रिमूविंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमने बाहर इसको निकाल दिया। और कैसे निकाला? बाय गिविंग एनर्जी। यही एनर्जी जो दी गई, इसी को क्या बोलते हैं हम? आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है? या एटम को आयन में कन्वर्ट करने के लिए, या हम कह सकते हैं किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमेशा हमको एनर्जी देनी ही पड़ेगी। तो चेंज इन एंथैल्पी क्या होगी? हमेशा पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव मीन्स बाहर से एनर्जी हमको देना ही है। हमेशा एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी, या एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी। तो इसलिए ये जो आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, ये हमेशा कौन सा रिएक्शन होगा? इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। कैसा रिएक्शन होगा? इंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक कभी नहीं होता है। अब इसमें आता है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। या हम कह सकते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये क्या होता है? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? इसको समझने के लिए हम लोग इस रिएक्शन को देखते हैं। सपोज करिए ये हमारा क्या है? आइसोलेटेड गैसियस एटम है। इससे जब हम पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इसके वैलेंस सेल से जब हम पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, तो उस समय जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसी का हम बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। उसी को क्या बोलेंगे हम? ये फर्स्ट
IE मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन इंथैल्पी। अब हमारे पास एक गैसियस एटम से एक गैसियस आयन मिल गया। ये M प्लस कैसे बना, बाई रिमूविंग 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसी M प्लस आयन से जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, जो एनर्जी लगी उसको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब इस M प्लस के वैलेंस शेल से जब हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे M प्लस से, अब हम फिर क्या कर रहे हैं, इसको एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी हम बाहर से दे रहे हैं। जब हम एनर्जी देंगे तो उसका सेकेंड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। मीन्स टू रिमूव सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। मीन्स जो हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वैलेंस शेल से, तो जो एनर्जी लगेगी उसी को हम क्या बोलेंगे, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी या सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी दी गई और सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी दी गई, दोनों को मिलाकर हम बोलेंगे सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ऐसा नहीं है। जो हमारे पास M प्लस आयन है उसमें से सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फिर से हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो बाद में जितनी एनर्जी हम देंगे M प्लस आयन को फॉर रिमूविंग सेकेंड इलेक्ट्रॉन, दैट इज नोन एज सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। इसी तरह से आपको थर्ड होगा, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, M2 प्लस आयन। अब ये M2 प्लस आयन जो यहाँ का फॉर्मेशन हुआ, इससे जब हम अगेन एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे, मीन्स थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो उसके लिए भी हमको एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी। ये एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन या थर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, या ये M2 प्लस आयन, दैट इज नोन एज थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। यूनिट क्या होती है, यूनिट आप लोग देख लीजिए, यूनिट ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, किलो जूल मोल इनवर्स। ये तो हो गई यूनिट आपकी। और अब अगर हम ऑर्डर की बात करें, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, मींस फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो ऑर्डर क्या होगा, आपको पता है जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। मींस अगर कोई आइटम है उसमें उसके न्यूक्लियस में जो भी चार्ज होगा, सपोज करिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें 6 पॉजिटिव चार्ज है, 6 पॉजिटिव चार्ज या 6 प्लस लिख देते हैं, और इसमें जो पहला इलेक्ट्रॉन होगा तो इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है 6 प्रोटॉन का या 6 पॉजिटिव चार्ज का इस पे अट्रैक्शन होगा। तो इसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लगेगी, ये फर्स्ट है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, उसको हम क्या बोलेंगे, IE1 मीन्स फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। इसके बाद जो एटम होगा, अब उसमें मान लीजिए 6 प्रोटॉन है तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन भी होगा। फिर क्या होगा, अब इस पे 6 प्रोटॉन है और इस पे 5 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है। अब जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होगा, इंक्रीज कर गया। पहले यही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या 6 प्लस जो था, 6 पॉजिटिव चार्ज, वो 6 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस 6 प्रोटॉन का किस पे होगा, ओनली 5 इलेक्ट्रॉन पर। तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जब भी होगी ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, जब भी हम सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी निकालेंगे या सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, तो हमको एनर्जी क्या होगी, ज्यादा देनी पड़ेगी इन कंपैरिजन टू द रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उससे ज्यादा सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए। तो अगर हम ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर ऑफ एनर्जी IE आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो IE1 मीन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी always will be less than IE2 is always will be less than IE3, या हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, IE3 will be greater than IE2 will be greater than IE1। तो दिस इज द
ऑर्डर ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जी मीन्स फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द आयनाइजेशन एंथैल्पी। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आयनाइजेशन एंथैल्पी को पे इफेक्ट डालेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग आईई मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी। तो सबसे पहला क्या होगा, जो फर्स्ट फैक्टर है दैट इज साइज, साइज ऑफ एटम। एटम की साइज पहला या एटॉमिक साइज की बात कर सकते हैं। तो ये आप जानिए कि साइज जितनी बड़ी होगी, एटम की साइज जितनी बड़ी होगी, न्यूक्लियस से वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन की दूरी उतनी ज़्यादा होगी। तो जितनी ज़्यादा दूरी होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूक्लियर चार्ज का है वो कम होगा और आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, कम होगी। मीन्स अगर हम बात करें तो क्या होगा कि एटॉमिक साइज या आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज हमेशा आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, एटॉमिक साइज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मीन्स एटॉमिक साइज अगर बड़ा होगा, बड़ी होगी, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। एटॉमिक साइज अगर छोटी होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जो दूसरा फैक्टर है, सेकेंड फैक्टर, वो है आपका न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज जिसकी चर्चा हमने अभी अभी किया है कि न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। मीन्स न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो हम लिख सकते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज। तो ये दो हो गया, दो फैक्टर हम लोगों ने देख लिया, साइज ऑफ एटम या एटॉमिक साइज। तो आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज की बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज। मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। थर्ड आती है, जो थर्ड फैक्टर है वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। थर्ड है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स जब हम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उस पर भी आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है। तो ये मैं आपको बता दूं कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है इट इज ऑलवेज ग्रेटर फॉर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या इसी लिख दें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा ज़्यादा ही होगी। हर कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में जब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसी भी एटम की, तो उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू द अदर। मीन्स जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज की बात करें तो दोनों पर जो ज़्यादा प्रभावी होगा, ज़्यादा इफेक्टिव होगा, वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो तरह का होता है, एक है आपका हाफ फील्ड और दूसरा है फुल फील्ड। इन्हीं दोनों का हम लोग ध्यान देखेंगे। जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आप जानते हैं आइदर हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल देन द अदर्स। या हम लोगों ने पढ़ा है कि ऐसे एटम जिनका वैलेंस शेल हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो, या जिनके ऑर्बिटल्स फुल्ली फील्ड हो या हाफ फील्ड हो, वो क्या होंगे, ज़्यादा स्टेबल होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसका ज़्यादा स्टेबल होगा मीन्स हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड, electronic configuration will be more stable and having more ionization enthalpy। एक और फैक्टर है उसको भी हम लोग देख लेते हैं जो कि फोर्थ फैक्टर है
फोर्थ है आपका पेनिट्रेशन इफेक्ट। फोर्थ है आपका पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट या इसी को हम बोलते हैं सब सेल इफेक्ट, या आप कह सकते हैं सब सेल इफेक्ट। सब सेल इफेक्ट, तो सब सेल इफेक्ट या पेनिट्रेशन इफेक्ट ये क्या है? तो जो सब सेल का इफेक्ट ये है कि आयनाइजेशन इंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ s ऑर्बिटल इज ग्रेटर देन p इज ग्रेटर देन d इज ग्रेटर देन f। ऐसा किस लिए होता है? इट इज ड्यू टू द शेप। ये किसके कारण होता है? ड्यू टू द शेप ऑफ सब सेल। सब सेल, तो आपको पता है s का जो शेप होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर होता है। मीन s के जो इलेक्ट्रॉन है दे आर मोर अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। s के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो न्यूक्लियस के द्वारा ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं इन कंपैरिजन टू द p। और उसी तरह से अगर p और d का कंपेयर करें तो p के इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन पे होता है न्यूक्लियस का इन कंपैरिजन टू द d एंड लाइक दैट फॉर f आल्सो। तो इस पे भी डिपेंड करेगा आयनाइजेशन एंथैल्पी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी। इट आल्सो डिपेंड ऑन द सब सेल इफेक्ट। तो ये रहा जो आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया एंड व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब हम लोग देख लेते हैं वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो वेरिएशन में सबसे पहले हम लोग मूव करते हैं एलॉन्ग द पीरियड। पहला देखते हैं एलॉन्ग द पीरियड। एलॉन्ग द पीरियड अगर हम मूव करें इन द पीरियोडिक टेबल तो क्या होगा? व्हाट हैपेंस विद द आयनाइजेशन एंथैल्पी। एलॉन्ग द पीरियड हम लेफ्ट टू राइट अगर मूव करें, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी या आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? इट विल इंक्रीजेस, ये इंक्रीज करेगी। क्यों इंक्रीज करेगी? ये आपको पता है कि एलॉन्ग द पीरियड जब हम मूव करते हैं तो एटम की साइज क्या होती है? धीरे धीरे छोटी होती जाती है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। तो ड्यू टू द इट इंक्रीजेस ड्यू टू द, इसका कारण क्या है? ड्यू टू द डिक्रीज ऑफ साइज, डिक्रीज ऑफ साइज। ये तो हो गई एलॉन्ग द पीरियड जो वेरिएशन होता है फॉर द आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसी तरह से हम लोग देख लेते हैं इन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। सेकेंड वेरिएशन जो होगा वो कैसा होगा? डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप क्या होगा? अगर हम डाउन द ग्रुप पीरियड में मूव करें तो टॉप टू बॉटम अगर हम मूव करें तो क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी ये डिक्रीज करती है, डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज करेगी? सेम रीजन है, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ साइज, इंक्रीज ऑफ साइज, क्योंकि साइज इंक्रीज करेगी। तो साइज हम जब टॉप टू बॉटम ग्रुप में मूव करेंगे तो साइज इंक्रीज करेगी, और जब साइज इंक्रीज करेगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, कम होती जाती है। तो ये तो रहा आपका वेरिएशन along the period and down the group। अगर हम बात करें, चलिए कुछ क्वेश्चन हम ले लेते हैं। सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि विच एलिमेंट हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी? तो आपको पता है हम अगर लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है? इंक्रीज करती है, इंक्रीज करेगी। और अगर टॉप टू बॉटम अगर हम ग्रुप में मूव करें, इन ग्रुप और ये आपका पीरियड है, पीरियड में क्या होता है? इंक्रीज करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और इसमें क्या होगा? डिक्रीज करेगा।
तो पीरियाडिक टेबल अगर आप देखिए इस तरह से, जो पीरियाडिक टेबल है तो ये सबसे कॉर्नर पे जो एलिमेंट है, ये इधर से इधर हम मूव करें और इधर से इधर मूव करें, इधर से इधर क्या होगा, मीन्स लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगा। और यहाँ टॉप मोस्ट पर आप देखेंगे ऑन द राइट कॉर्नर ऑफ द टॉप ऑफ द पीरियाडिक टेबल ये हीलियम, हीलियम यहाँ है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा हीलियम। तो हीलियम का आंसर आपका क्या हो जाएगा, हीलियम। हीलियम का जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा वो हाईएस्ट होगा इन द पीरियाडिक टेबल। इसी तरह से अगर हम बात करें, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, विच एलिमेंट्स हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन द ग्रुप। ग्रुप में भी देख लें, नहीं ये तो पीरियाडिक टेबल, पीरियाडिक टेबल में हाईएस्ट हमने देख लिया, लोवेस्ट देख लेते हैं, लोवेस्ट की बात करते हैं। लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियाडिक टेबल, इन पीरियाडिक टेबल। तो पीरियाडिक टेबल में टॉप टू बॉटम हम मूव करेंगे तो जो फर्स्ट ग्रुप होगा उसी फर्स्ट ग्रुप का ही एलिमेंट ऐसा होगा जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, सबसे लोवेस्ट होगी। तो अगर हम नीचे की तरफ देखें, नीचे जैसे आप लिथियम ले लीजिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ये है। तो सबसे नीचे तो आ रहा है फ्रांसियम, तो होना तो चाहिए फ्रांसियम का, लेकिन फ्रांसियम का न होकर के किसका होता है, ये सीजियम, इसका होता है लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। होना तो चाहिए था फ्रांसियम का, लेकिन फ्रांसियम का क्यों नहीं होता, क्यों, क्योंकि फ्रांसियम क्या है, इट इज एन रेडियो एक्टिव एटम, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, मीन्स इट इज नॉट स्टेबल, ये स्टेबल नहीं है, रेडियो एक्टिव है, इसका हमेशा डिकम्पोजिशन होता है, तो स्टेबल है ही नहीं। स्टेबल क्या है आपका, सीजियम। यही सीजियम है जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, लोवेस्ट होती है इन पीरियाडिक टेबल। ये दो क्वेश्चन हो गए। चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूं, जैसे पीरियड में मैंने बताया लेफ्ट टू राइट क्या होता है, हमेशा लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। हमारे पास जो एलिमेंट हैं ये आपके लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। मीन्स ये किस पीरियड के हैं, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है। अब होना क्या चाहिए, अकॉर्डिंग टू द रूल लेफ्ट टू राइट क्या होना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। लेफ्ट टू राइट क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो अगर हम इसको अरेंज करें तो क्या होगा, लिथियम हैज लेस देन बेरिलियम, हैज लेस देन बोरान, हैज लेस देन कार्बन, हैज बोरान, हैज लेस देन कार्बन, हैज लेस देन नाइट्रोजन, हैज लेस देन ऑक्सीजन, हैज लेस देन फ्लोरीन। ये ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। क्यों नहीं होता है, उसके लिए हम लोग देख लेते हैं। एक फैक्टर मैंने आपको बताया था कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। ये लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ये क्या हो जाएगा, 2s1, इसका हो जाएगा 2s2, इसका होगा 2p1, क्योंकि s के बाद p में जाएंगे, ये 2p2, नाइट्रोजन 2p3, ऑक्सीजन 2p4 और फ्लोरीन 2p5। एक और हमने छोड़ दिया, नियान लिख लीजिए, इज लेस देन नियान, नियान का हो जाएगा 2p6। अब आप देखिए
अब हमको इसमें चेक करना है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी है। तो आप देखिए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये 2s की है, ये आपका 2s आ गया। एक हाफ फील्ड है 2p3 और एक लास्ट में है नियॉन जिसका 2p6 है। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल्ली फील्ड है, ये हाफ फील्ड है और ये आपका फुल फील्ड है। तो अब होगा क्या, जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू द अदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब आप देखिए इसका 2s2 ये 2p1, तो इसका ज्यादा बेरिलियम का ज्यादा होगा बोरान से, क्योंकि इसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो करेंगे क्या, केवल वन प्लेस जंप कर जाएंगे, बेरिलियम को यहाँ कर देंगे, बोरान को यहाँ करेंगे, बेरिलियम को यहाँ। उसी तरह से यहाँ जो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन क्या करेंगे वन प्लेस जंप करा देंगे तो ऑक्सीजन के पहले हो जाएगा, ऑक्सीजन को पीछे कर देंगे। तो केवल वन प्लेस जंप करा करके अगर हम इसी ऑर्डर को लिख देंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगा उसको वन प्लेस क्या कराएंगे, जंप करा देंगे। तो इस तरह से वो क्या आ जाएगा, लिथियम हैज लेस देन बोरान हैज लेस देन बेरिलियम, मीन्स बेरिलियम का बोरान से ज़्यादा होगा। फिर आ जाता है कार्बन, उसके बाद आएगा कार्बन के बाद नाइट्रोजन आता है, लेकिन अब क्या होगा, ऑक्सीजन को पहले कर देंगे, नाइट्रोजन को बाद में। ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन, नियॉन तो ऑलरेडी लास्ट में है, तो यहाँ तो हमको प्लेस चेंज करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि फ्लोरीन से ज़्यादा नियॉन का है। तो यहाँ आ जाएगा फ्लोरीन इज ग्रेटर इज लेस देन नियॉन। तो इस तरह से जो भी हम ऑर्डर लिखेंगे, अगर क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में कौन कौन से फैक्टर हैं उस फैक्टर को हमको ध्यान देना है। उसके साथ साथ ये हमेशा ध्यान देना है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसको हम प्रायोरिटी देंगे इन कंपैरिजन ऑन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड एटॉमिक साइज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर हम प्रायोरिटी किसको देंगे, कौन सा ज़्यादा मोर इफेक्टिव होगा, वो होगा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स फुल्ली फील्ड एंड हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। So that's all, dear friends, for today. We will continue in next video with next topic of this chapter, that is unit 3, classification of elements and periodicity in properties. Thanks to all.